हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे यहाँ हम आपके साथ आरटी अकेडमी पर। और आरटी अकेडमी पर चल रहा है क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में चल रहा है बोर्स मॉडल और आज बोर्स मॉडल में ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। क्या होती है ट्रांजिशन सीरीज, समझते हैं। हम लोगों ने एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला निकाल लिया था, En माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहां पर लिखा हुआ है z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। z फॉर एटॉमिक नंबर, n फॉर नंबर ऑफ शेल, किस शेल की एनर्जी आप निकाल रहे हैं। इसे सॉल्व करते वक्त हमने देखा था कि ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है व्हेन यू सॉल्व इट, तो ये वैल्यू जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनने वाली है, और फिर ये z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर तो रह ही जाएगा। ये है आपके पास ये एनर्जी। अब इस एनर्जी के साथ आप देखें क्या हो रहा है। ग्राफ अगर आप प्लॉट करने की कोशिश करें तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप इस तरह ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। n के साथ ग्राफ प्लॉट करने की बात हो रही है। दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज n। तो लॉजिकली जब n की वैल्यू 0 है तो एनर्जी 0 है, जब n की वैल्यू 0 है तो एनर्जी इनफाइनाइट है, लेकिन वो नेगेटिव इनफाइनाइट बनेगी। ग्राफ यहाँ से चालू होगा, n की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे, एनर्जी 0 हो जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यानी ग्राफ जो है वो इस तरह का बनने वाला है। दिस इज द टाइप ऑफ ग्राफ। e वर्सेस n का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब आप z की वैल्यू को 1 डालें और n की वैल्यू को भी 1 डालें तो E की वैल्यू जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहने वाली है, जिससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। अच्छा, n की वैल्यू 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, 5 डालें, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग एनर्जीज मिलती रहेंगी। तो चलिए साहब, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट तो हम निकाल चुके हैं, तो आप इसे सॉल्व करिए जरा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं एनर्जी इन nth ऑर्बिट -13.6 इनटू z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे z की वैल्यू 1 डालता हूं, इसका मतलब मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहा हूं, और उसके बाद मैं n की वैल्यू 1 डाल के फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालता हूं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। n की वैल्यू 2 डाल के सेकंड शेल की एनर्जी निकालता हूं, तो लॉजिकली यहाँ n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n की वैल्यू बेटा 3 डालेंगे तो आपके लिए थर्ड शेल की एनर्जी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद आप n की वैल्यू बेटा 4 डालेंगे तो आपके लिए जो फोर्थ शेल की एनर्जी है वो निकल कर आएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद n की वैल्यू अगर आप 5 डालेंगे तो फिफ्थ शेल की एनर्जी बेटा आपके लिए निकल कर आएगी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद अगर आप n की वैल्यू 6 डालेंगे तो E6 निकल कर आएगा -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब याद हो जाए तो अच्छा है, ना भी हो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये फॉर्मूला आपको बेसिक याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप मानकर चलिएगा कि n की वैल्यू प्लेस करके वैल्यू सॉल्व तो कर ही लेंगे, तो ये वैल्यूज आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये रटने की जरूरत नहीं है, वो याद करने की जरूरत है। तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक है कि हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है। दिस इज आवर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में आप देखें n की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिख रही है। क्योंकि एनर्जी निगेटिव है इसलिए ये लोवेस्ट एनर्जी है, इससे कम एनर्जी नहीं हो सकती। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को हम लोग बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। क्या नाम बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ फर्स्ट शेल, ठीक। ये n की वैल्यू आपने 2 रखी तो ऊपर गए, n की वैल्यू 3 रखी, एनर्जी और बढ़ी, n की वैल्यू 4 रखी, एनर्जी और बढ़ी, n की वैल्यू 5 रखी, एनर्जी और बढ़ी, और ये चलते चलते n की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इनफाइनाइट शेल्स आर पॉसिबल। आप देखें वैल्यू मैग्नीट्यूड देखो आप 3.4 13.6 से कम है, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है
इस वजह से ये एनर्जी कम है और ये वाली ज्यादा है। तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो एक्चुअली सेकेंड शेल है। इसी तरह जो थर्ड शेल है उसे बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और ये होगी हमारी थर्ड शेल, और ये है हमारी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये है हमारी फोर्थ शेल। इसी तरह हमारी फिफ्थ शेल आएगी, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगी, वगैरह वगैरह। ये जो जोन है जहां पर कोई शेल नहीं है, जहां पर कोई एनर्जी स्टेट नहीं है, यहां पर कोई शेल नहीं, कोई एनर्जी स्टेट नहीं, यहां जब मैं कलर कर रहा हूं, these are the regions where electron is not allowed, यहां पर इलेक्ट्रॉन का रहना अलाउड नहीं है। इस तरह की ड्राइंग आपको पेपर में नहीं करनी, मैंने सिर्फ आपके लिए कर दी है दिखाने के लिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट these areas. These areas are termed as forbidden zone, ये forbidden zone कहलाते हैं। ये forbidden zone का क्या मतलब है? forbidden zone का मतलब है कि इन जगहों पर इलेक्ट्रॉन का रहना अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स में रह सकता है। फर्स्ट शेल में रह सकता है, सेकंड में रह सकता है, थर्ड में रह सकता है, फोर्थ में रह सकता है, फिफ्थ में रह सकता है, इनके बीच में कहीं नहीं। एक और केस है, समझे। इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट शेल यानी ग्राउंड स्टेट पे, एंड वी वांट टू सेंड द इलेक्ट्रॉन टू सेकंड शेल, तो हम कहेंगे एक्साइट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेशन कर रहे हैं। एक्साइटेशन में इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी वो होगी E2 माइनस E1। ये E2 माइनस E1 का क्या मतलब है? फर्स्ट शेल और सेकंड शेल की एनर्जीज में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बराबर की एनर्जी अगर इसे मिलेगी तब तो ये उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके ऊपर जाएगा, अदरवाइज उस एनर्जी को ये एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला। एंड इफ एन इलेक्ट्रॉन वांट्स कि मैं यहां से जंप करके कहां चला जाऊं, थर्ड शेल में, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस ट्रांजिशन के लिए? तो तुम कहोगे E3 माइनस E1। थर्ड शेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट शेल की एनर्जी, जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस के बराबर की एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ने ली, अन्यथा नहीं ली, यानी कम एनर्जी से बेचारा नीचे रह जाता, तो वो तो इसे पसंद नहीं है। इसलिए तभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जब वो जिस स्टेट पे है वहां से किसी दूसरे स्टेट तक जाने के बराबर की एनर्जी मिल जाए, अन्यथा नहीं जाने वाला ये। अच्छा, इसी तरह हम ये सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल पे है और वो जंप मारकर वापस आ रहा है n बराबर 3 में, तो यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ऊपर एनर्जी ज्यादा है और नीचे कम है। तो जब ऊपर के शेल से वो नीचे आ रहा है तो लॉजिकली उसकी एनर्जी कम हो रही तो एनर्जी जा आ रही, वो रिलीज कर रहा है। किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है? बोर मॉडल के पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से किसी लोअर एनर्जी स्टेट में जंप मारकर वापस आएगा, तो जितना उन एनर्जी स्टेट्स का, ये फिफ्थ वाले और सेकंड वाले के एनर्जीज का डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस के बराबर की एनर्जी रिलीज करेगा। E5 माइनस E1 एनर्जी रिलीज करेगा, दोनों एनर्जी स्टेट्स की एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर। और ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये एक्चुअली hc बाई लैम्डा के फॉर्म में होगी, यानी कि घूम फिरकर फोटोन के फॉर्म में होगी। फिक्स हो जाएगा कि किस तरह का वेवलेंथ हमारा इलेक्ट्रॉन रेडिएट करने वाला है। एमिशन स्पेक्ट्रम भी इससे एक्सप्लेन हो जाएगा। क्या बात है। यहीं से एक चीज आती है जिसको हम लोग नाम दिया करते हैं बेटा ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है। कई तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, जैसे सेकेंड शेल से फर्स्ट का ट्रांजिशन, जैसे थर्ड शेल से फर्स्ट का ट्रांजिशन, फोर्थ शेल से फर्स्ट का ट्रांजिशन, जैसे फिफ्थ शेल से फर्स्ट का ट्रांजिशन एंड सो ऑन। इन सभी में आप एक बात गौर कर रहे हैं कि चाहे किसी भी एनर्जी स्टेट से, सेकंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से सेकंड से 9 से 13 से 20 से इनफाइनाइट से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन इज रीचिंग अप टू n इक्वल टू 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है।
अब जब भी कभी किसी भी एनर्जी स्टेट से जंप मारकर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, यानी कि n इक्वल टू 1 में वापस ट्रांजिशन करेगा, तो ये सारे के सारे जो ट्रांजिशंस हैं इनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फोटोन निकलेंगे। हर ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग कोई फोटोन निकलेगा। इन ट्रांजिशंस में जो फोटॉन्स निकलेंगे बच्चों, उन ट्रांजिशंस में निकलने वाले फोटॉन्स को एक कैटेगरी में रखा जाता है और हम कहते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है ये लाइमन सीरीज में है। कौन सी सीरीज है ये? लाइमन सीरीज में। लाइमन सीरीज का बच्चा क्या मतलब है? जब आप कहोगे कि लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज का मतलब ये होगा कि n हायर, यानी हायर एनर्जी स्टेट जहां वो पहले था, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब वो हो सकता है 2, 3, 4 और भी बड़े नंबर्स, लेकिन जो n लोअर है, फाइनल जहां पे उसे जंप करना है, वो डेफिनेटली कितना है? 1। उसे अंततः 1 में ही जंप मारना है, तो लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज से निकलने वाले जितने भी रेडिएशंस हैं, जो वेवलेंथ्स निकलेंगी, वो किस जोन में लाई करेंगी? तो बच्चों वो अल्ट्रा वायलेट में लाई करेंगी। अच्छा साहब, फिर दूसरे तरह का ट्रांजिशन देखो बच्चों, किसी भी शेल से आ रहा है लेकिन आ कहां रहा है? सेकंड शेल में आ रहा है, यानी कि बामर सीरीज। और जब ये बामर सीरीज देखेंगे तो हम कहेंगे n हायर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लोअर जहां उसे अल्टीमेटली जंप करके वापस आना है वो सेकंड शेल होनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप मार के सेकंड शेल में वापस आ रहा है, चाहे कहीं से भी आए पर वो जंप मारकर सेकंड में वापस आ रहा है, तो हम कहेंगे कि कहानी बामर सीरीज की, यानी ये ट्रांजिशन सीरीज क्या नाम ले लेगी? बामर सीरीज। और बामर सीरीज में निकलने वाला जो रेडिएशन होगा वो बच्चों विजिबल लाइट कहलाएगा। और ये विजिबल लाइट के ही 4 स्पेसिफिक रेडिएशंस जो होते हैं, वो 4 स्पेसिफिक रेडिएशंस ही हमें हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई देते हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चों देखो, इसके बाद तुम देखोगे तो कहोगे कि यार थर्ड शेल में वापसी हो रही है, चाहे इलेक्ट्रॉन फोर्थ से आए, चाहे फिफ्थ से आए, चाहे 6 से आए, चाहे 7 से आए, चाहे इंफिनिटी से आए, किसी भी शेल से आ रहा है, अगर वापसी में थर्ड शेल पे चक्कर मार रहा है, वापसी उसकी थर्ड शेल में हो रही है, तो आप इसे एक बढ़िया नाम देंगे और इस ट्रांजिशन सीरीज को नाम दिया जाएगा पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज का मतलब होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली कहां जंप मार कर आ रहा है? n इक्वल टू 3 में, और इससे हायर एनर्जी स्टेट में वो था। और इसमें जो रेडिएशंस होंगे वो इंफ्रारेड की स्टार्टिंग वाली रेडिएशंस के वेवलेंथ्स होंगे, मतलब रेड से बड़े वेवलेंथ्स, बहुत बड़े नहीं, रेड के करीब, ठीक। और जो रेड के बिल्कुल आसपास में इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, दिखाई देते हैं, रेड तो सिर्फ नाम रख दिया गया है, इंफ्रारेड रेड से कम फ्रीक्वेंसी, रेड से ज्यादा वेवलेंथ्स। तो रेड कलर के आसपास में जो इंफ्रारेड का रेडिएशन है, ये उसे कहा जाता है नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। नियर का मतलब जिनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी नहीं है, फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी, बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी नहीं है। अब देखो, रेड के आसपास में अगर है तो उसे कहेंगे नियर इंफ्रारेड, और रेड से बहुत ज्यादा दूर रेडिएशन हो गया, फ्रीक्वेंसी और कम होती गई, वेवलेंथ और बड़ी होती गई, तो हम इसे नाम दे देंगे फार इंफ्रारेड, ठीक है ना। अब ट्रांजिशन तो कराने ही है, तो हम थर्ड शेल पे ट्रांजिशन करा रहे थे, हम फोर्थ पे कराने लग गए, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, जंप मार के कहां आना चाहिए? फोर्थ पे। इसका नाम हम रख देंगे बेटा ब्रैकेट। तो आपने इसका नाम रख दिया ब्रैकेट। और ब्रैकेट सीरीज का मतलब जो फाइनल स्टेज है जहां इलेक्ट्रॉन को जंप मारकर वापस आना है, वो कौन है? फोर्थ। और नाम रख देंगे ब्रैकेट सीरीज। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से जो रेडिएशन निकलेगा वो रेडिएशन फार इंफ्रारेड कैटेगरी में रहेगा। एक और चीज है कि अगर रेडिएशन बहुत ऊपर के एनर्जी स्टेट से आ रहा है पर जंप मारकर इलेक्ट्रॉन घूम फिरकर 5वें स्टेट पर रिटर्न बैक करता है, तो ट्रांजिशन सीरीज का नाम रखते हैं फुंड सीरीज, पी फुंड ऐसे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो रेडिएशन है वो फार इंफ्रारेड में लाई करता है, हम इसे कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज। हाइड्रोजन एटम में इतने तरह के रेडिएशंस पॉसिबल हैं, इसके अलावा रेडिएशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको याद रखना है।
और ये डायग्राम जो चित्र बना है बोर्ड में, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन सीरीज का डायग्राम बनाने के लिए आया करता है। तो आप जब पेपर आए तो उसमें स्केल से डायग्राम बनाएं, स्केल से लाइनें बनाएं, सुंदर सुंदर दूर दूर दिखाएं। तो याद रखने का तरीका क्या है? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, इसके ऊपर भी होता है। हम यही करते हैं। चलो आगे देखो। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन अगर वापस आ रहा है तो वो क्या करेगा? क्या करेगा अभी बताते हैं। मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहां है, ये n इक्वल टू 3 है और ये n इक्वल टू 1 है। हम चर्चा हाइड्रोजन वाइड्रोजन की कर लेंगे बाद में। इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहां आ गया? फर्स्ट में। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर का क्या निकालेगा बेटा? फोटोन निकालेगा। ठीक। अब कह रहा है कि जो एटम लिया था वो बच्चा हाइड्रोजन एटम। तो फाइंड वेवलेंथ रेडिएटेड। वेवलेंथ का रेडिएशन बताइए व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1। थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में जब वो जंप मार रहा है तो बताइए कि कितना वेवलेंथ रेडिएट करेगा। तो आप इतना जानते हैं कि एनर्जी रेडिएटेड मस्ट बी इक्वल टू हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी। कहां था और कहां अब आ रहा है। ये जो एनर्जी रेडिएट होगी ये फोटोन के फॉर्म में होगी, यानी hc बाई लैम्डा के फॉर्म में होगी। थर्ड एनर्जी शेल देखो गौर से क्या लिख सकते हो? -13.6 इंटू z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। n का मतलब n3 रखना है। -13.6 और फिर क्या लिखा? z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। यही तो लिखोगे। तुम जानते हो कि z की वैल्यू बेटा 1 है, n3 की वैल्यू 3 है, n1 की वैल्यू 1 है। तो पुट करोगे तो क्या लिखोगे? hc बाई लैम्डा इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई 9। ठीक। माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, 13.6 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? और जब इसे बेटा सॉल्व करोगे, हालांकि बहुत गौर से देखना है इस बात को जो मैं बोल रहा हूं कि ये जो एनर्जीज हैं ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी गई। सामने तुम्हारे पास hc भी लिखा है और तुम जानते हो कि hc की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तब जब लैम्डा आ रहा हो एंगस्ट्रॉम में। तो ये रहा आपका एंगस्ट्रॉम। अब इसे आप सॉल्व करिए तो आप क्या देख रहे हैं गौर से देखिए। ये है 13.6 माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1.51। आपको मैंने अभी लिखकर भी दिखाया है ऊपर बहुत सारी एनर्जी लेवल्स। फर्स्ट वाला -13.6, सेकंड वाला जो है -3.4 है, थर्ड वाला जो है वो -1.51 है। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, खेल खत्म, पैसा आ जाए। ठीक। लैम्डा की जो बेटा आपके लिए वैल्यू आ रही होगी वो लैम्डा की वैल्यू आएगी 12400 डिवाइडेड बाय, ये 13.6 में से 1.5 घटाइए तो कितना बन रहा है? मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 12.1 ये, और आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। इसके बाद मैं इसके कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। इट्स योर जॉब टू डू कैलकुलेशन नाउ। करते रहिए, खेलते रहिए। और देखो बच्चा क्या आता है। ऐसे कहता रहेगा, कहेगा कि देखना, ये कहेगा कि हीलियम एटम है, हीलियम प्लस एटम। जो हीलियम प्लस एटम है उसकी थर्ड शेल और हाइड्रोजन एटम की सेकेंड शेल, ठीक, कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी। हीलियम एटम की थर्ड शेल और हाइड्रोजन एटम की सेकेंड शेल में एनर्जी का रेशियो पता करिए।
तो आप एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला लगाइए, दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। तो आप लिखिए एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इक्वल टू -13.6 इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हीलियम की थर्ड शेल के बारे में बात हो रही है। और फिर आप लिखिए हाइड्रोजन एटम के बारे में -13.6, Z की वैल्यू बेटा 1 है हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन की सेकंड शेल के बारे में बात हो रही है, तो आप 2 का स्क्वायर लगा दीजिए और फिर कहिए कि इनका रेशियो निकाल लें। व्हेन यू गेट द रेशियो ऑफ दीस टू, तो आप इनको काट दीजिए। जब आप काटेंगे तो -13.6 -13.6 कट जाएगा, और जब कटेगा तो क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे हीलियम प्लस की एनर्जी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की एनर्जी इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेटा 4 बनेगा, 3 का स्क्वायर बेटा 9 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दिस बिकम्स 16/9। ये रेशियो आ गया आपके लिए। ये रेशियोज के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको याद होना चाहिए। क्या कहता है और सवाल देखो, कहेगा फाइंड the ratio of radii of third and fifth shell in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम में थर्ड और फिफ्थ शेल की रेडियस का रेशियो बताइए। हालांकि आप भूल गए होंगे तो मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूं। दीज आर 3 फेमस फॉर्मूलाज। वेलोसिटी का फॉर्मूला तमाशा लिखा हुआ है। वेलोसिटी आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि सब तो ठीक है, प्रोपोर्शनल टू z डिवाइडेड बाय n। इसी प्रकार से आपको रेडियस के प्रोपोर्शनलिटी याद होनी चाहिए, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। इसी तरह आपको एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी याद होनी चाहिए, ये होगी आपके लिए z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये तो आपसे रेडियस पे चर्चा कर रहा है, दिस इज द रिलेशन। चिपका दीजिए सब। आप अपने सवाल में जैसे ये चीज चिपकाएंगे तो क्या लिखेंगे, गौर से देखिए। जब आप ये लिखेंगे तो कहेंगे गौर से, देखो बेटा थर्ड शेल की एनर्जी क्या होगी, ठीक, या ऐसे देख लो, हाइड्रोजन एटम की ही बातें कर रहा है, कोई दूसरा एटम तो है नहीं। तो जब हाइड्रोजन एटम ही है, एक ही एटम है, तो Z हो गया बेटा सेम दोनों कंडीशंस के लिए। तो फिर आप रेडियस का जो रेशियो है वो लगा लीजिए, n स्क्वायर अपॉन z, z बीइंग कांस्टेंट इन द बोथ केसेस, क्योंकि आप हाइड्रोजन की ही बातें कर रहे हैं। तो आपके लिए r जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया n स्क्वायर के। तो आप कहें कि थर्ड शेल की रेडियस डिवाइडेड बाय फिफ्थ शेल की रेडियस मस्ट बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, यानी 9/25। दिस इज द सिंपल रेशियो। कोई प्रॉब्लम? जवाब है नहीं। ये सवाल तब अच्छा हो जाएगा जब ये सवाल हाइड्रोजन के अंदर के ही 2 शेल का रेडियस ना कंपेयर कराए, हाइड्रोजन की कोई एक शेल ले और हीलियम की कोई एक शेल ले, एटम बदल दे और फिर सवाल पूछे, तो सवाल अच्छा हो जाएगा। तो सवाल अच्छा कर लेते हैं, वही पूछ लेते हैं। सवाल पूछा क्या जा रहा है, गौर से देखना बेटा। पूछा जा रहा है फाइंड रेशियो ऑफ radii of first shell of He plus atom and first shell of H atom। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल और हीलियम के फर्स्ट शेल की रेडियस का रेशियो आप बताइए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आप जानते हैं कि रेडियस का रिलेशन जो है वो n स्क्वायर ओवर z से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप r1 अपॉन r2 करेंगे तो आप n1 स्क्वायर अपॉन z1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर अपॉन z2 करेंगे। यही तो होगा, जवाब है हाँ। तो आप क्या लिख रहे हैं, गौर से देखिए। हीलियम प्लस की रेडियस डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की रेडियस इज गिवन एज। हीलियम में कौन सी शेल बोल रहा है, फर्स्ट शेल बोल रहा है, तो n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन z, हीलियम का z 1
देखो हीलियम जो है 1 पर है तो हीलियम का Z 2 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन में कौन सी शेल बोल रहा है, फर्स्ट शेल बोल रहा है, हाइड्रोजन का Z कितना होता है, वो भी 1 ही होता है। तो भैया हमारे लिए आंसर कितना आ गया 1/2। तो RHE प्लस और RH जो है इसका रेशियो 1/2 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से सवाल बनता है। चलो फर्स्ट शेल का कंपैरिजन ना करो, बदलो कहानी को। ऐसा कहेगा थर्ड शेल ऑफ Li plus 2 ion and second shell of helium plus, और पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ हीलियम प्लस और रेडियस ऑफ Li plus 2 बताइए कितनी, और थर्ड और सेकंड शेल आपको लेनी। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि इसे आप लिख सकते हैं हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय लिथियम प्लस 2 का रेडियस इज गिवन एज n1 स्क्वायर बाय z1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर बाय z2, ऐसे लिख सकते हैं। गौर से देखो बेटा n1 की जगह क्या आएगा, आपने हीलियम को 1 की जगह पे लिया हुआ है तो हीलियम की बातें करें, इसमें n की जगह 2 लिखा हुआ है तो हम लिख रहे हैं बेटा 2 का स्क्वायर, और हीलियम का z भी बेटा क्या होता है 2। n2 को देखें, सेकंड की जगह आपने बेटा लिथियम को लिया हुआ है तो उसकी शेल का नंबर 3 है तो आप लिख देंगे बेटा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये 2 है, 3 का स्क्वायर हो गया। और जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर भी बेटा 3 ही होता है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया बेटा 2/3। और ये सवाल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल, लिथियम और हीलियम का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाषा भी देख लीजिए, मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा नहीं है पर इस तरह बोला जाता है, वो पहले स्टेटमेंट में बताएगा लिथियम और बाद में बताएगा हीलियम, लेकिन रेशियो में हीलियम को ऊपर रखेगा और लिथियम को नीचे रखेगा और पूछे। तो ये सवाल भी अपने आप में आसान ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं। इसी तरह देखो भाई अगला सवाल लगाते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखिए वेलोसिटी का रिलेशन पूछ रहा है, वेलोसिटी का कंपैरिजन पूछ रहा है। कह रहा है कि थर्ड शेल जो है वो हमारे हाइड्रोजन एटम की और सेकेंड शेल जो है वो हमारे हीलियम प्लस एटम की, और कह रहा है कि वेलोसिटी इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन हीलियम प्लस का रेशियो बताइए। तो आपको वेलोसिटी का रेशियो भी मालूम होना चाहिए। चलिए तुरंत फॉर्मूले की चीटिंग कर लेते हैं। फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला है वेलोसिटी का z/n, ठीक, तो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो आप तुरंत कहिए कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z डिवाइडेड बाय n, यानी वेलोसिटी इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन हीलियम प्लस इज गिवन एज z ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय n ऑफ हाइड्रोजन होल डिवाइडेड बाय z ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय n ऑफ हीलियम प्लस। तो क्या होगा इससे, z ऑफ हाइड्रोजन तो 1 ही है और शेल हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है, वो 3 दे रखी है डिवाइडेड बाय जो हीलियम उसका z कितना है बेटा 2, और शेल कौन सी दे रखी है हीलियम की, वो तो 2 ही दे रखी है, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रेशियो कितना आ गया बेटा 1/3। दीज आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रेशियो पर पूछे जाते हैं। सेकंड शेल से फर्स्ट पे ट्रांजिशन कर रहा है, थर्ड से फर्स्ट पे ट्रांजिशन कर रहा है, थर्ड से सेकंड पे ट्रांजिशन कर रहा है, उसमें कितनी एनर्जी निकलेगी, दोनों का डिफरेंस बराबर hc/λ। हम लोगों ने पहले एक क्वेश्चन किया है, चाहे तो एक क्वेश्चन दोबारा लिख सकते हैं। हमारे लिए हीलियम प्लस एटम है और यहां पर n = 3 से 1 पर ट्रांजिशन हो रहा है। कह रहा है कि कितना लैम्डा रेडिएट कर दिया जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को वैल्यू तक सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसकी एक बढ़िया स्कीमेटिक इक्वेशन बनाकर आपके लिए छोड़ दूंगा। फिलहाल आप देखें, सवाल जो होता है उसमें जितनी एनर्जी रेडिएट की जाती है वो पक्का हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर रहती है। ये डिफरेंस के बराबर रेडिएट की जाएगी। जो रेडिएट की जाएगी वो तय बात है कि hc/λ फोटोन के फॉर्म में की जाएगी। अच्छा, जो एनर्जी आपकी है वो -13.6 इंटू z² ये हायर वाला है, माइनस -13.6 इंटू
z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, और ये लोअर वाला है। एंड अगर आपकी इच्छा इसको मैनिपुलेट करनी है की है तो यू कैन मैनिपुलेट इट, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, तो प्लस होने के बाद आप 13.6 इंटू जेड स्क्वायर को आप बाहर निकाल सकते हैं, 1 अपॉन n लोअर स्क्वायर कर दें, माइनस 1 अपॉन n हायर स्क्वायर कर दें, ये भी काम हो सकता है। और चीजें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सिस्टम चल रहा है तो आप इसको 12400 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई बच्चा लैम्डा है। अच्छा, हीलियम दिया हुआ है तो आपके लिए जो z की वैल्यू है वो तो 2 बन गई, 2 का स्क्वायर 4 बन गया। आप देखें कौन सी शेल में वापस आ रहा है, 1 में, कौन सी शेल से वापस आ रहा है, 3 से, तो स्क्वायर करके 1 का 1 और 3 का 9, दिस इज 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। नाउ गेट लैम्डा, इट इज वेरी इजी नाउ। ये तो पूरा सिस्टम जो है ये चीज 8/9 बन गई, चलिए बात जी हाँ। तो हम क्या लिख रहे हैं, गौर से देखो, किधर लिख देता हूं तुम्हारे लिए, 12400 डिवाइडेड बाय बच्चा लैम्डा इक्वल टू 13.6 into 4 into 8 divided by 9. Now get lambda as 12400 into 9 divided by 13.6 into 4 into 8, और सिस्टम एंगस्ट्रॉम में चलेगा क्योंकि जब 12400 ले लेते हो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेना पड़ता है, तो ये तुम्हें याद रखना है। अब मेरे हिसाब से इस तरह के अगर 50 सवाल भी लगा दें तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। बार बार यही सवाल पूछेगा, चौथे से पांचवें पे, तीसरे से दूसरे में, और रेडिएशन के बारे में पूछेगा कि इतना लैम्डा निकाला। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर आते रहेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं, करना जरूरी भी है क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो चुका है। पूरे साल कोर्स को देखिए हमारे साथ और स्ट्रॉन्ग करिए अपने कोर्स को। मॉडर्न फिजिक्स आसान हिस्सा है, ध्यान रखिए, इसे पढ़ने के लिए अनंत चीजें हैं, लेकिन जितनी आरटी एकेडमी पर पढ़ाई जा रही है आपके बोर्ड एग्जाम्स में उसके इधर उधर कुछ नहीं आएगा, जो यहाँ लिखा दिया जाएगा वही आपके पेपर में आएगा। और रेस्ट्रिक्टेड पढ़ा रहे हैं आपको, आरटी एकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ, नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम बोर मॉडल की ड्रॉबैक सीखेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स में एंट्री करेंगे। टिल देन